कल्पना कीजिए कि हम भारत का एक भौगोलिक नक्शा देख रहे हैं। हम्म। उस नक्शे पर हमें उत्तर में गंगा, पश्चिम में सिंधु और मध्य में बहती नर्मदा जैसी नीली रेखाएं दिखाई देती हैं, है ना? जी बिल्कुल। और स्वाभाविक रूप से हम ये मान लेते हैं कि ये नदियां हमेशा से यहीं बिल्कुल इसी तरह बहती रही होंगी। हाँ, ये एक बहुत ही आम धारणा है। मतलब हमें लगता है कि प्रकृति ने शुरुआत से ही इन जलधाराओं के लिए एक पक्का और शांत रास्ता तय कर दिया था। हाँ। लेकिन लेकिन क्या हो अगर ये बताया जाए कि आज से लाखों साल पहले न तो गंगा का कोई वजूद था, न सिंधु नदी का, अच्छा। हाँ, और न ही ब्रह्मपुत्र का, बल्कि इन सब के स्थान पर पूरे महाद्वीप को पार करने वाली केवल एक विशालकाय महानदी बहा करती थी। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। बिल्कुल। तो आज के हमारे स्रोतों के इस गहन विश्लेषण का उद्देश्य सिर्फ भूगोल के कुछ पन्ने पलटना नहीं है, सही कहा। बल्कि ये समझना है कि कैसे धरती के भीतर हुई भयानक टूट फूट, महाद्वीपों के खिसकने और हमारी प्राचीन मान्यताओं ने मिलकर उन जलधाराओं को जन्म दिया जिन्हें आज हम अपनी जीवन रेखा मानते हैं। देखिए, ये जो परिप्रेक्ष्य है ना, ये वास्तव में हमारे सोचने के तरीके को एकदम बदल देता है। हम अक्सर पृथ्वी को एक बहुत ही स्थिर और ठहरी हुई जगह मान लेते हैं, लेकिन जब हम भूविज्ञान और आज के इन स्रोतों की गहराई में जाते हैं, जी। तो एक बेहद हिंसक और गतिशील इतिहास सामने आता है। आज की हमारी इस चर्चा का मूल लक्ष्य इसी गतिशीलता को समझना है। बिल्कुल, और मैं तो इस सफर के लिए बहुत उत्सुक हूँ। हाँ, तो हम आज ये डिकोड करेंगे कि कैसे एक अकेली विशाल नदी के टूटने से हिमालय के 3 अलग-अलग नदी तंत्र बने। क्या बात है। इसके साथ ही दक्षिण भारत की कठोर चट्टानों ने वहां की नदियों को कैसे आकार दिया, विशाल सिंधु नदी तंत्र का निर्माण कैसे हुआ, और उस ऐतिहासिक सिंधु जल संधि की कूटनीतिक पेचीदगियां भी, है ना? बिल्कुल 1960 की उस संधि को भी समझेंगे और आखिर में ये भी जानेंगे कि क्यों मध्य भारत की नर्मदा नदी भूगोल और अध्यात्म दोनों ही पैमानों पर बाकी सभी नदियों से बिल्कुल अलग है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उस चौंकाने वाले तथ्य पर आते हैं जिसका जिक्र हमने अभी किया था। हाँ, वो एकल महानदी का सिद्धांत। जी, स्रोतों में पृथ्वी के मायोसीन काल का उल्लेख है, जो आज से लगभग 5 से 24 मिलियन वर्ष पूर्व का समय था। तो उस समय का परिदृश्य आज से कितना अलग था, और ये विशालकाय नदी आखिर बहती कहाँ थी? देखिए, उस काल में ना हिमालय पर्वत श्रृंखला अपनी पूरी ऊंचाई तक नहीं पहुंची थी। अच्छा, मतलब वो अभी बन ही रही थी। बिल्कुल, वो निर्माण के चरण में थी, और भूवैज्ञानिक शोध हमें बताते हैं कि उस समय हिमालय के समानांतर एक बेहद शक्तिशाली और चौड़ी नदी बहा करती थी। बाप रे। हाँ, इस विशाल जलधारा को शिवालिक या इंडो ब्रह्मा नदी का नाम दिया गया है। इंडो ब्रह्मा? जी, और ये नदी वर्तमान असम के क्षेत्र से शुरू होकर पश्चिम की ओर पूरे पंजाब को पार करती हुई अंततः निचले सिंध के पास जाकर समुद्र में मिल जाती थी। अरे वाह! अगर हम इसे आज के संदर्भ में विजुअलाइज करें, तो इंडो ब्रह्मा उत्तर भारत को जोड़ने वाला एक विशाल एक इकलौते नेशनल हाईवे की तरह थी। हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है ना? जिस पर पानी का सारा ट्रैफिक पूरब से पश्चिम की ओर बिना किसी रुकावट के चलता था। बिल्कुल, एकदम सीधा बहाव। लेकिन आज तो ऐसा कोई हाईवे मौजूद ही नहीं है। इतनी विशाल नदी का पूरा तंत्र अचानक से गायब कैसे हो सकता है? गायब नहीं हुआ, बल्कि वो बिखर गया। बिखर गया? हाँ, और ये बिखराव प्लिस्टोसीन काल के दौरान धरती के भीतर हुई एक बहुत ही भयंकर उथल-पुथल का नतीजा था। टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से 2 बहुत बड़ी भूगर्भीय घटनाएं हुई। पहली घटना थी पश्चिमी हिमालय के पास वाले हिस्से का ऊपर की तरफ उठना। इस उठान के कारण पोटवार पठार, जिसे हम आज दिल्ली रिज के रूप में पहचानते हैं, जी, दिल्ली रिज, हाँ, वो एक ऊंचे प्राकृतिक बैरियर की तरह खड़ा हो गया। यानी जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसी विशाल स्पीड ब्रेकर या दीवार की तरह ऊपर उठ गया। एकदम सही। तो इस उठान ने पानी के उस निर्बाध बहाव को बीच से काट दिया होगा। बिल्कुल काट दिया। इसे ही भूगोल की भाषा में जल विभाजक या वाटर डिवाइड कहते हैं, जो पानी को 2 अलग-अलग दिशाओं में धकेल देता है। जी, इसी दीवार के कारण इंडो ब्रह्मा का पश्चिमी हिस्सा कटकर अलग हो गया, और उसी हिस्से ने आज के सिंधु नदी तंत्र का रूप लिया। क्या बात है। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती है। इसी दौरान एक दूसरी बड़ी घटना भी घटी। वो क्या थी? उसे मालदा गैप का धंसना कहा जाता है, मालदा गैप सबसिडेंस। राजमहल की पहाड़ियों और मेघालय के पठार के बीच की जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अचानक नीचे की तरफ धंस गया, जैसे कोई बहुत बड़ा सिंक होल बन गया हो। बिल्कुल उसी तरह का एक सिंक होल। जब ये बीच का हिस्सा धंसा तो उसने एक नया ढलान पैदा कर दिया। हाँ। और इस धंसाव ने
इंडो ब्रह्मा के मध्य भाग और पूर्वी भाग के पानी को सीधे बंगाल की खाड़ी की तरफ खींच लिया। अरे वाह। तो इस तरह वो एक विशाल नदी 3 अलग-अलग तंत्रों में विभाजित हो गई। मतलब पश्चिम में सिंधु तंत्र, मध्य में गंगा तंत्र और पूर्व में ब्रह्मपुत्र तंत्र। बिल्कुल। ये समझना वाकई अद्भुत है कि आज हम जिन नदियों की पूजा करते हैं वो असल में लाखों साल पहले आए भूकंपों और जमीन के फटने का परिणाम है। हाँ, ये बहुत ही गहरा सच है। मतलब हिमालयी नदियां युवा हैं, वे नरम तलछटी चट्टानों से होकर बहती हैं, इसलिए वे अपना रास्ता बदलती रहती हैं। जी। लेकिन स्रोतों में एक और दिलचस्प बात सामने आती है कि दक्षिण भारत की नदियां, यानी जो हमारा प्रायद्वीपीय जल निकासी तंत्र है, हाँ, पेनिनसुलर ड्रेनेज, हाँ, वह हिमालय की नदियों से भी ज्यादा पुराना है। बिल्कुल। देखिए, प्रायद्वीप भारत का भूविज्ञान हिमालय से कहीं अधिक प्राचीन और कठोर है। हिमालय के निर्माण से बहुत पहले प्रायद्वीप के पश्चिमी हिस्से का एक बड़ा भूभाग समुद्र के भीतर धंस गया था। अच्छा। जी, और इस घटना ने पूरे दक्षिणी भूभाग की सममिति यानी उसकी सिमेट्री को बिगाड़ दिया। ओके। इसके बाद जब उत्तर में हिमालय आकार ले रहा था ना, तो उस विशाल पर्वत श्रृंखला के ऊपर उठने के दबाव के कारण प्रायद्वीप के उत्तरी हिस्से की कठोर चट्टानों में भारी तनाव पैदा हुआ और उनमें गहरी दरारें पड़ गईं। इसे समझने के लिए शायद हम एक सूखी कड़क ब्रेड का उदाहरण ले सकते हैं। हाँ, बताइए। जैसे अगर आप उस ब्रेड को मोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो बीच से टूट जाएगी या उसमें दरार आ जाएगी। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। तो ये दरारें ही वे भ्रश घाटियां या ट्रफ फॉल्ट्स हैं जिनमें आज नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां बहती हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। और क्योंकि ये नदियां इस कठोर और चट्टानी दरार के बीच फंसी हुई हैं, इसलिए वे हिमालयी नदियों की तरह न तो आड़ी तिरछी बह सकती हैं, हाँ, और ना ही अपने साथ वो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी ला सकती हैं। जी, अलुवियल सॉइल। हाँ, यही कारण है कि वे डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती। बिल्कुल। और इसी भूगर्भीय झटके ने प्रायद्वीपीय पठार के बाकी हिस्से को दक्षिण पूर्व की ओर थोड़ा झुका भी दिया था। अच्छा, इसीलिए वो ढलान बन गया। जी, यही वजह है कि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी ज्यादातर नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जा गिरती हैं। तो ये मूल भूगर्भीय ढांचा ही ये तय करता है कि मिट्टी कहाँ उपजाऊ होगी और सदियों बाद मानव बस्तियां कहाँ बसेंगी। और मानव बस्तियों और सभ्यताओं की बात करें तो उस इंडो ब्रह्मा के टूटने से जो पश्चिमी तंत्र बना था, हाँ, सिंधु नदी तंत्र, जी, उसने तो पूरी मानव जाति के इतिहास को ही दिशा दे दी थी। बिल्कुल दी थी। सिंधु नदी तंत्र न केवल एक विशाल जल निकाय है, बल्कि ये उस उपजाऊ बेसन का भी निर्माता है जहां हमारी सिंधु घाटी सभ्यता फली फूली। सही कहा। तो आइए इस सिंधु नदी तंत्र की भौगोलिक यात्रा को थोड़ा करीब से समझते हैं। जरूर। देखिए, यह दुनिया के सबसे बड़े नदी बेसिनों में से एक है। मुख्य सिंधु नदी की शुरुआत तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रृंखला और मानसरोवर झील के पास मौजूद बोकरचू ग्लेशियर से होती है। बोकरचू ग्लेशियर, जी। और वहां की ऊंचाई और ढलान के कारण पानी का बहाव इतना उग्र और तेज होता है कि तिब्बती भाषा में इसे सिंगी खंबान कहा जाता है। सिंगे खंबान, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है शेर का मुंह। अरे वाह। हाँ, ये नाम अपने आप में इस नदी की प्रचंड ताकत को बयां करता है। यह नदी फिर उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए लद्दाख से भारत में प्रवेश करती है, जी, और फिर विशाल पहाड़ों को चीरते हुए आगे बढ़ती है। लेकिन सिंधु का ये विशाल आकार केवल इसके अपने पानी से नहीं बनता है ना? बिल्कुल नहीं। इसके बाएं किनारे पर मिलने वाली 5 प्रमुख सहायक नदियां, जिन्हें हम पंचनद कहते हैं, वो इसका असली आधार हैं। हाँ, वो इसका पूरा एक नेटवर्क बनाती हैं। और प्राचीन ऋग्वेद में भी इस क्षेत्र को सप्त सिंधु कहकर महिमा मंडित किया गया है। इन सहायक नदियों की अपनी भौगोलिक विशेषताएं बहुत अनोखी हैं। बिल्कुल अनोखी हैं। यदि हम इन सहायक नदियों के सफर को देखें तो सबसे पहले झेलम का जिक्र आता है। झेलम, जिसका प्राचीन नाम वितस्ता था। हाँ, एकदम सही। ये पीर पंजाल पर्वतमाला की तलहटी में स्थित वेरीनाग के एक गहरे चश्मे से निकलती है, यानी एक स्प्रिंग से। जी। और दिलचस्प बात यह है कि ये कश्मीर की मशहूर वुलर झील से होते हुए गुजरती है और फिर गहरी और संकरी घाटियों को काटते हुए आगे बढ़ती है। क्या बात है। और उसके बाद चिनाब की बारी आती है, जो सिंधु की सबसे विशाल सहायक नदी है। हाँ, सबसे बड़ी सहायक नदी। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये किसी एक ग्लेशियर से निकलने वाली इकलौती धारा नहीं है, है ना? जी बिल्कुल नहीं। हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला दर्रे के पास ऊंचाई पर चंद्रा और भागा नाम की 2 अलग-अलग नदियां आपस में मिलती हैं। और उनके संगम से चिनाब का वो विशाल जलस्तर तैयार होता है। इसी वजह से इसे प्राचीन काल में चंद्रभागा भी कहा जाता था। सही कहा आपने। और इस विशाल जलराशि के बाद दक्षिण की ओर हमें रावी नदी मिलती है, जिसे इरावती के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, रावी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास से होता है और ये चंबा घाटी के बीच से बहती है। ओके। इसी रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से व्यास नदी भी निकलती है। व्यास नदी? जी। लेकिन व्यास नदी की एक बहुत ही अनूठी बात यह है
कि ये पूरी तरह से भारतीय सीमा के भीतर ही बहती है और अंततः सतलुज में जाके विलीन हो जाती है। अरे ये तो बहुत कम लोगों को पता होगा। और सतलुज नदी तो अपने आप में एक भौगोलिक चमत्कार है। बिल्कुल है। इसका उद्गम तिब्बत के राकसताल झील से होता है। ये नदी महान हिमालय की गगनचुंबी चोटियों को सीधे तौर पर काटते हुए शिवकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। जी। मतलब ये कोई साधारण बात नहीं है कि एक नदी दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों को चीरकर अपना रास्ता बनाए। बिल्कुल नहीं। भूगोल में इसे पूर्ववर्ती नदी या एंटीसीडेंट रिवर कहा जाता है। यानी एक ऐसी नदी जो हिमालय के उठने से पहले भी वहां बहती थी और जैसे जैसे पहाड़ ऊपर उठते गए नदी अपनी धारा से उस पहाड़ को काटती रही। ये प्रकृति की अद्भुत ताकत है। और देखिए इन नदियों की यही अदम्य शक्ति और इनका जो भौगोलिक विस्तार है ना जी। वो एक बहुत बड़ी भू राजनीतिक चुनौती को भी जन्म देता है। वो कैसे? ये नदियां भारत और तिब्बत की ऊंचाई वाले क्षेत्रों से निकलती हैं और फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करते हुए पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में जाती हैं। हाँ, यहीं पर एक बहुत बड़ा कूटनीतिक सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल। मतलब 1947 में जब विभाजन हुआ तो नक्शे पर खींची गई लकीरों ने नदियों के प्राकृतिक भूगोल को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। हाँ, भूगोल को तो बांटा नहीं जा सकता ना। सही बात है। नदियों का उद्गम और उन पर नियंत्रण करने वाला ऊंचा इलाका भारत के हिस्से में आया, लेकिन उन नदियों के पानी पर निर्भर नहरों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। जी। ऐसे में दो पड़ोसी देशों के बीच इतने महत्वपूर्ण संसाधन का बंटवारा कैसे मुमकिन हुआ? ये तो एक स्थायी युद्ध की स्थिति लग रही है। स्थिति वास्तव में बेहद तनावपूर्ण थी उस समय। हाँ। कृषि और लाखों लोगों के जीवन पर आए संकट को देखते हुए अंततः विश्व बैंक को मध्यस्थता करनी पड़ी। वर्ल्ड बैंक को आना पड़ा। जी। और वर्षों की लंबी और जटिल बातचीत के बाद 1960 में ऐतिहासिक सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इंडस वाटर ट्रीटी 1960। बिल्कुल। और इस संधि ने पानी को किसी मात्रा के हिसाब से नहीं बांटा बल्कि नदियों के हिसाब से बांटा। अच्छा, नदियों को ही बांट दिया? हाँ। संधि के नियमों को देखें तो पूर्वी नदियों जैसे रावी, व्यास और सतलुज का पूरा नियंत्रण भारत को सौंप दिया गया। जी। वहीं पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान को आवंटित कर दिया गया। लेकिन यहाँ एक बात सोचने वाली है। क्या? पश्चिमी नदियां भारत से होकर ही पाकिस्तान जाती हैं। बिल्कुल। एक रणनीतिक ऊंचाई पर होने के बावजूद भारत ने अपना पूरा नियंत्रण छोड़कर पानी को आगे क्यों जाने दिया? इस कूटनीति के पीछे क्या तर्क था? देखिए, इस संधि की सबसे बड़ी खूबी ही इसका व्यवहारिक और तकनीकी संतुलन है। वो कैसे? भारत ने पश्चिमी नदियों पर अपना अधिकार पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अच्छा। जी। संधि के प्रावधानों के अनुसार भारत को पश्चिमी नदियों के पानी का उपयोग नॉन कंजम्पटिव कार्यों के लिए करने का अधिकार दिया गया है। नॉन कंजम्पटिव का अर्थ है कि पानी का इस्तेमाल तो किया जाए लेकिन पानी की कुल मात्रा में कोई बड़ी कमी ना आए, है ना? जी, कहा आपने। इसका मतलब है कि भारत इन नदियों पर रन ऑफ द रिवर पंड बिजली परियोजनाएं बना सकता है। ओके। यानी टर्बाइन घुमाने और बिजली बनाने के लिए पानी के प्राकृतिक बहाव का इस्तेमाल किया जा सकता है बिना उसे किसी बहुत बड़े बांध में रोके। इसके अलावा घरेलू उपयोग, सीमित सिंचाई और नेविगेशन की भी अनुमति है। मतलब पानी का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन मुख्य शर्त सिर्फ ये है कि पानी का निर्बाध प्रवाह निचले हिस्से यानी पाकिस्तान की ओर बना रहना चाहिए। ये तो इंजीनियरिंग और अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक बहुत ही बारीक संतुलन है। बहुत ही बारीक। और सबसे हैरानी की बात यह है कि 1960 के बाद से दोनों देशों के बीच कई युद्ध हुए, सीमा पर भारी तनाव रहा, लेकिन फिर भी ये जल संधि आज तक टूटी नहीं है। बिल्कुल। और यही कारण है कि इसे वैश्विक कूटनीति में दुनिया की सबसे सफल जल संधियों में गिना जाता है। क्या बात है। इसने एक स्थायी सिंधु आयोग की स्थापना की जो विवादों को युद्ध में बदलने से पहले तकनीकी और कानूनी स्तर पर सुलझाने का एक स्पष्ट ढांचा प्रदान करता है। ये साबित करता है कि पानी जैसा मूलभूत संसाधन अक्सर सबसे बड़े राजनीतिक मतभेदों से भी ऊपर होता है। बहुत ही सही बात कही आपने। बर्फ से ढके उत्तर, ऊंचे दर्रों और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की इन उलझनों से निकलकर जी, अब हम चलते हैं मध्य भारत की प्राचीन, कठोर और अचल चट्टानों की ओर। चलिए। स्रोतों में एक ऐसी नदी का विस्तार से वर्णन है जो भूगोल और आध्यात्म दोनों ही मामलों में भारत की बाकी सभी नदियों से बगावत करती हुई नजर आती है। और वो नदी है नर्मदा। बिल्कुल। हमने पहले चर्चा की थी कि प्रायद्वीपीय पठार के ढलान के कारण गोदावरी और कृष्णा जैसी नदियां पूरब की ओर बहती हैं। हाँ। लेकिन नर्मदा इसके ठीक विपरीत पश्चिम की ओर बहती है। जी। और नर्मदा के इस उल्टे बहाव के पीछे वही प्राचीन भूगर्भीय झटके जिम्मेदार हैं जिनकी हमने शुरुआत में बात की थी। अच्छा, वही दरार वाली बात। बिल्कुल। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पास
मैकाल पर्वतमाला से होता है। लेकिन ये नदी पठार की ऊपरी सतह पर बहने के बजाय विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच मौजूद एक गहरी भ्रंश घाटी में फंस गई है। रिफ्ट वैली में। जी। तो ये कुछ ऐसा है कि जमीन के फटने से जो गहरी खाई बन गई, नर्मदा उसी खाई के भीतर कैद हो गई। एकदम सही। अब भले ही पूरा महाद्वीप पूरब की ओर झुका हो, लेकिन क्योंकि ये नदी इस गहरी और चट्टानी नाली में बह रही है, इसलिए इसे पश्चिम की ओर खंबात की खाड़ी की तरफ ही जाना पड़ता है। बिल्कुल, उसके पास कोई और रास्ता ही नहीं है। और क्योंकि इसके रास्ते में सिर्फ कठोर चट्टाने हैं, इसलिए ये अपने साथ वो उपजाऊ गाद या मिट्टी नहीं ला पाती जो डेल्टा बनाने के लिए जरूरी होती है। जी, तो डेल्टा के बजाय नर्मदा समुद्र में मिलने से पहले एक मुहाना या एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी, यानी पानी की एक गहरी और चौड़ी धारा जो बिना कई शाखाओं में बटे सीधे समुद्र में प्रवेश कर जाती है। अरे वाह! लेकिन नर्मदा का महत्व सिर्फ उसके इस अनूठे भूविज्ञान तक सीमित नहीं है। भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में इसका आध्यात्मिक वजन अतुलनीय है। बिल्कुल, सांस्कृतिक स्रोतों में इसका जिक्र बहुत गहराई से किया गया है। जी, हिंदू धर्म की 7 सबसे पवित्र नदियों में नर्मदा शामिल है। एक बेहद खूबसूरत पौराणिक कथा है कि जहाँ गंगा नदी की उत्पत्ति भगवान शिव की जटाओं से मानी जाती है, वहीं नर्मदा का जन्म भगवान शिव के पसीने से हुआ था, जब वो ऋक्ष पर्वत पर कठोर तपस्या कर रहे थे। क्या बात है! और इसी वजह से इसे शिव की पुत्री भी कहा जाता है। मान्यताओं में इसके प्रति श्रद्धा का स्तर यह है कि जहाँ अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से शुद्धि होती है, वहीं नर्मदा के बारे में कहा जाता है कि केवल इसके दर्शन मात्र से ही सारे पाप धुल जाते हैं। केवल दर्शन से? हाँ। और इसके तल में पाया जाने वाला हर गोल पत्थर नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। ये आस्था का कितना सुंदर रूप है। और शायद ये दुनिया की इकलौती ऐसी नदी है जिसकी श्रद्धालु पूरी परिक्रमा करते हैं। बिल्कुल। नदी के एक छोर से नंगे पैर चलना शुरू करना, उद्गम स्थल तक जाना और फिर दूसरे किनारे से होते हुए वापस लौटना। ये बहुत ही कठिन तपस्या है। हाँ, ये सिर्फ एक भौगोलिक पदयात्रा नहीं है, ये एक इंसान की आस्था और प्रकृति के प्रति उसके समर्पण का चरम रूप है। एकदम सही कहा। यह हमें दिखाता है कि कैसे एक नदी सिर्फ पानी का स्रोत नहीं होती, बल्कि वो एक पूरी सभ्यता की आत्मा बन जाती है। बिल्कुल। और हम ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि नदियां महज नक्शे पे खींची गई रेखाएं नहीं हैं। वे धरती के प्राचीन घाव हैं जो टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से बने हैं। वे उन उपजाऊ मैदानों की निर्माता हैं जहां बस्तियां बसी, और वे उन मान्यताओं का केंद्र हैं जो सदियों से इंसानों को जोड़ के रखती आई हैं। आज के इस चर्चा ने सचमुच हमारे नजरिए को पूरी तरह से बदल दिया है। हाँ, बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे इंडो ब्रह्मा के टूटने से आज के हिमालयी नदी तंत्रों का जन्म हुआ। हमने सिंधु नदी की ताकत, उसकी 5 सहायक नदियों की यात्रा और 1960 की जल संधि के पीछे के उस कूटनीतिक संतुलन को समझा जिसने पानी के लिए होने वाले संभावित युद्धों को रोक रखा है। जी। और अंत में हमने नर्मदा की उस भ्रंश घाटी और उसकी आध्यात्मिक गहराई को महसूस किया जो इसे सबसे अलग बनाती है। ये सब हमें इस बात का एहसास कराता है कि प्रकृति के ये विशाल ढांचे कितने पुराने और कितने लचीले हैं। इन्होंने लाखों सालों में खुद को बार बार नया रूप दिया है। बिल्कुल। प्राचीन यूनानी दार्शनिक हेराक्लिटस ने एक बहुत ही मशहूर बात कही थी कि आप कभी भी एक ही नदी में 2 बार कदम नहीं रख सकते। अच्छा? हाँ, क्योंकि नदी हमेशा बहती रहती है, उसका पानी हमेशा नया होता है। क्या बात है, बहुत गहरी बात है ये। लेकिन स्रोतों में यमुना जैसी पवित्र नदियों की आज की स्थिति का भी एक स्याह सच छिपा है। उनका काला और जहरीला पानी। जी, जो नदियां लाखों सालों के भूकंपों और भूगर्भीय उथल-पुथल से बच गईं, वे नदियां आज हमारे आधुनिक विकास के कारण दम तोड़ रही हैं। ये बहुत ही दुखद है। कई नदियां तो जैसे बहना ही भूल गई हैं और ठहरे हुए नालों में तब्दील हो गई हैं। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए ये एक बहुत ही गंभीर और विचारणीय प्रश्न खड़ा करता है। यदि इन नदियों ने हमारे भूगोल, हमारे इतिहास और हमारी पूरी सभ्यता को जन्म दिया है, तो उस सभ्यता का भविष्य क्या होगा जो अपनी ही जीवन रेखाओं को मिटाने पर तुली है? सोचने वाली बात है। क्या हम उस निर्मल और पवित्र जल को बचा पाएंगे जिसका गुणगान हमारे वेदों में किया गया है, या फिर हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए सिर्फ सूखे और जहरीले बेसिन छोड़ पर जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। और इसी सवाल के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। जी। ज्ञान और खोज के इस सफर में अगली बार एक नए विषय के साथ फिर से गहराई में उतरेंगे। तब तक के लिए अगर आपको आज की ये चर्चा पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार।